नमस्कार। हमारा संविधान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 की, जो भारत के संविधान में दिए गए अलग अलग मूल अधिकारों में से भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। आर्टिकल 21 की भाषा में जाने के पहले एक बड़ा सवाल कि आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की, इसका इंस्पिरेशन संविधान बनाने वालों को कैसे आया? क्या आर्टिकल 21 की बात पहली बार भारत के संविधान बनाने वालों ने ही की, या इसका इंस्पिरेशन की और पुरानी हिस्ट्री है या इतिहास है? देखिए, आपको इसे समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। 539 BC साइरस द ग्रेट ने बेबीलोन को कॉन्कर करा, और बेबीलोन को कॉन्कर करने के बाद बेबीलोन की जो जनता थी उन्हें आजाद कर दिया, सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया और कहा कि हर व्यक्ति को मेरे राज्य में अपना धर्म चुनने का अधिकार होगा और हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार होगा। इन्हीं सारी बातों को एक बेक्ड सिलेंडर पर लिख दिया गया साइरस द ग्रेट के समय पर, और उस सिलेंडर को कह दिया जाता है या कहा जाता है साइरस सिलेंडर। अब ये साइरस सिलेंडर की कहानी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहली बार जब इंटरनेशनल कम्युनिटी, अलग अलग दुनिया के जो देश हैं, वो जब पहली बार ह्यूमन राइट्स पर बात करने के लिए एक साथ बैठे एक सिस्टेमिक तरीके से, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का अडॉप्शन हुआ 1948 में, तो उसके जो पहले 4 प्रोविजंस हैं वो कहीं ना कहीं साइरस सिलेंडर से प्रभावित हैं, उससे इंस्पायर्ड हैं। और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में या अपनी आज़ादी के समय पर राइट टू लाइफ को बहुत ही महत्वपूर्ण माना, और ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लेकिन ह्यूमन राइट्स का एक तरह से स्प्रिंग हेड या फाउंटेन हेड भी इसे समझा गया। फॉर एग्जाम्पल, द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पर भी राइट टू लाइफ की चर्चा है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 31 जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू लाइफ की बात करता है। 1937 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयर आया जिसका आर्टिकल 40 सब क्लॉज 4 राइट टू लाइफ की बात करता है। इसी प्रकार से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है जिसका क्लैरियन कॉल ही था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो भी इस लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। तो कुल मिला के बात ये कि आर्टिकल 21 का जो सफर है वो सिर्फ संविधान के साथ नहीं, अपितु संविधान के बहुत पहले ह्यूमन राइट्स के सफर के साथ ही शुरू होता है। भारत के संविधान बनाने वालों ने जब आर्टिकल 21 की भाषा पर विचार किया तो उनके सामने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हुआ। उन्होंने इंस्पिरेशन के लिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखा, और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5th अमेंडमेंट है उसकी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में, उसे सबसे पहले आपके सामने पढ़ देती हूँ। देखिए, 5th अमेंडमेंट ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, No person shall be deprived of his life, liberty or property without due process of law। ये जो शब्द है ड्यू, DUE, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसने एक बड़ा संवैधानिक डिबेट भारत में शुरुआत किया। जब भारत के लोगों ने आर्टिकल 21 को बनाया तो वहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह पर एक दूसरे फ्रेज का उपयोग हुआ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक काम करते हैं, पहले जल्दी से आर्टिकल 21 क्या कहता है उसकी भाषा को शब्दतः पढ़ लेते हैं और फिर उसकी व्याख्या में जाते हैं। देखिए, आर्टिकल 21 रीड्स, एंड आई कोट, नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th अमेंडमेंट में जो फ्रेज यूज हुआ है वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में जो फ्रेज यूज हुआ है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, उस पर आने के पहले 2 छोटे बिंदु। पहला बिंदु तो ये कि ध्यान दीजिएगा कि जो शब्द उपयोग हुआ है आर्टिकल 21 में वो है पर्सन, सिटीजन का उपयोग नहीं हुआ है। मतलब आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का, उसे ना सिर्फ भारत के नागरिक लेकिन भारत में जो आए फॉरेनर्स हैं जो कुछ ही समय के लिए भारत आते हैं
वो भी आर्टिकल 21 का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास, AIR 2000, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 988। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा दैट even the tourists who come to India in court have the right to live so long as they are here with human dignity, just as the state is under an obligation to protect the life of every citizen in this country, so also the state is under an obligation to protect the life of persons who are not citizens. मतलब जो भारत के नागरिक नहीं है उन्हें भी भारत की सरकार को नागरिकों के जैसा ही अधिकार आर्टिकल 21 में प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब एक दूसरा बात जो इसमें शब्द यूज हुआ है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। देखिए ये शब्द पर्सनल लिबर्टी को सुप्रीम कोर्ट ने एक नैरो नहीं बल्कि एक बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन दिया है, और यही कारण है कि अलग अलग तरह के मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दे उन्हें आर्टिकल 21 में पढ़ा गया है। अगले वीडियो में इसी बात पर बहुत विस्तृत में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या अलग अलग राइट्स को पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ दिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं ये पहला सवाल जो मैंने आपके सामने खड़ा किया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुआ है और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये क्यों डिबेट इतना महत्वपूर्ण है। देखिए 1950 में पहला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट आया, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, AIR 1950, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 27। यहां पर सवाल था कि आर्टिकल 21 में शुड इट बी एनी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और शुड सच प्रोसीजर बी फेयर एंड रीजनेबल। क्योंकि ड्यू शब्द का प्रयोग आर्टिकल 21 में नहीं हुआ है, क्या लेजिस्लेचर के लिए ये काफी है कि वो कोई कानून बना दे, उस कानून में कोई प्रोसीजर ले डाउन कर दे। कैन इट बी एनी प्रोसीजर? क्या लेजिस्लेचर का जो मन करे वो प्रोसीजर हो सकती है, या क्या इस प्रोसीजर को जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल भी होना पड़ेगा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ड्यू प्रोसेस होना पड़ेगा। देखिए अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने इस ड्यू प्रोसेस क्लॉज को सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ दोनों में ही पढ़ दिया। मतलब यदि कोई ऐसा कानून है जो आपके सब्सटैंटिव राइट्स को एक तरह से वायलेट करता है या इम्पैक्ट करता है तो उसे रीजनेबल होना पड़ेगा। यदि कोई प्रोसीजरल लॉ है, वहां के प्रोसीजर में कि कौन से कोर्ट आप जा सकते हैं, कब कैसे जा सकते हैं, प्रोसीजर के मुद्दे हैं, उस प्रोसीजर को भी रीजनेबल होना पड़ेगा। अब सवाल था कि क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट उसी प्रकार से रीजनेबलनेस की रिक्वायरमेंट आर्टिकल 21 में रीड इन करेगा या नहीं। AK गोपालन में सवाल था फैक्ट्स पर कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ था और मिस्टर AK गोपालन को उस लॉ के अंतर्गत डिटेन कर लिया गया। लेकिन डिटेन करने के पहले पुलिस ने उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि उनका भी पक्ष सुन सके या पूछ सके कि क्या आपको डिटेन करना चाहिए, आपके खिलाफ में हमें ये डर है और हम आपके खिलाफ में डिटेंशन ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो मिस्टर AK गोपालन के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन मुख्यतः दो आर्ग्यूमेंट्स थे। पहला, उन्होंने कहा कि देखिए आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसे ड्यू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की तरह पढ़ना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में ड्यू शब्द का तो प्रयोग नहीं हुआ, उस आर्ग्यूमेंट को रद्द कर दिया गया और कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रोसीजर लेजिस्लेचर बनाएगी उसी को हम फॉलो करेंगे। दूसरी बात, मिस्टर गोपालन की तरफ से आर्ग्यूमेंट आया कि आर्टिकल 19 में, हमने इस पर वीडियो देखा था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें फ्रीडम टू मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी मेरा अधिकार है, तो क्यों ना उसको भी देखा जाए। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दो अलग अलग प्रोविजंस हैं। यहाँ पे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन को आर्टिकल 21 में ही देखेंगे और अ कंजॉइंड और अ कंजंक्शन ऑफ आर्टिकल 14, 19, 20, 21 cannot be done. They are separate provisions, independent in themselves. देखिए आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन के लिए आर्टिकल 21 ही काफी है, उसके लिए हमें आर्टिकल 19 में मत लेके जाइए। ये डिबेट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जब जजमेंट आया इसके बाद एक तरह से ऐसा लगा कि सरकार जो भी कानून बनाना चाहे आर्टिकल 21 के अंतर्गत वो कर सकती है, क्योंकि ओनली रिक्वायरमेंट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और AK गोपालन के बाद से बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए जहां पर AK गोपालन में जो मेजॉरिटी जजमेंट था उसके साथ असहमति सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दिखाई। लेकिन
A.K. गोपालन में एक बात नोट करना बहुत जरूरी है। वहां पर मेजॉरिटी जजमेंट ने तो कहा कि आर्टिकल 21 जो है उसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ही काफी है, रीजनेबलनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन डिसेंटिंग ओपिनियन जो कि जस्टिस फजल अली ने दिया, उन्होंने मेजॉरिटी ओपिनियन की दोनों बातों से ही अपनी अस्वीकृति जताई। उन्होंने कहा कि 19-20-21 को साथ में पढ़ना चाहिए और रीजनेबलनेस की रिक्वायरमेंट यदि हम नहीं पढ़ेंगे आर्टिकल 21 में तो हम एक प्रकार से डिक्टेटरशिप को भी जन्म दे सकते हैं। प्रजातंत्र के लिए जरूरी है कि रीजनेबलनेस की रिक्वायरमेंट के साथ कोई समझौता ना हो और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत मायने रखते हैं, उन्हें आर्टिकल 21 में पढ़ना ही चाहिए। अब A.K. गोपालन के बाद बहुत सारे अलग अलग जजमेंट्स आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2-3 जजमेंट्स आपको जल्दी से आपके साथ साझा करती हूँ। पहला जजमेंट जो है वो आया राम सिंह वर्सेस दिल्ली, AIR 1951, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 270। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे सवाल था। देखिए, एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग बयानबाजी, भाषणबाजी कर रहा था, पब्लिक स्पीचेस दे रहा था और ये डर था कि उन स्पीचेस से, उन भाषणों से पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हो सके। अब हम आज तो जानते हैं कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो आर्टिकल 19 में स्पेसिफिक ग्राउंड है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर को बाद में आर्टिकल 19 में जोड़ा गया। पहले इट वाजंट अ ग्राउंड टू रिस्ट्रेन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अब आर्टिकल 21 के अंतर्गत इस व्यक्ति के खिलाफ में डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया। फिर वही सवाल खड़ा हुआ कि क्या आर्टिकल 19 और 21 को साथ में पढ़ा जा सकता है। इसमें केवल आर्टिकल 21 को ही देखा गया क्योंकि पब्लिक ऑर्डर आर्टिकल 19 में तब तक था ही नहीं। बिना पब्लिक ऑर्डर स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 में होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 19 को इसके लिए नहीं देखेंगे। एक दूसरा महत्वपूर्ण जजमेंट आया, R.C. कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1970, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 564। R.C. कूपर मतलब द फेमस बैंक नेशनलाइजेशन केस। अब आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 जो कि प्रॉपर्टी के अधिकार की बात करता है, उसमें पहले ही अमेंडमेंट किया जा चुका था। सवाल था कि जब राइट टू प्रॉपर्टी को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं तो क्या आर्टिकल 19(1)(f) को भी पढ़ा जा सकता है। इसमें कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 सब क्लॉज 2 को साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि माना कि आर्टिकल 31 में प्रॉपर्टी के अधिकार पर अमेंडमेंट है, लेकिन उसे 19(1)(f) के साथ में ही पढ़ना पड़ेगा। ये पहली बार था कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट A.K. गोपालन के जजमेंट से डिफर करते हुए देख रही थी, क्योंकि A.K. गोपालन ने कहा था कि 19, 20, 21, 14 अलग अलग आर्टिकल्स हैं, इन्हें साथ में मत पढ़िए। अब जब R.C. कूपर में आर्टिकल 31(2) और 19(1)(f) को साथ में पढ़ा जा रहा था, तो एक अपने आप सवाल खड़ा होता है कि यदि 19 और 31 को साथ में पढ़ा जा सकता है तो 19 और 21 को साथ में क्यों नहीं पढ़ा जा सकता। और इनफैक्ट शंभुनाथ सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1425 में तो स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि A.K. गोपालन का जो जजमेंट है उसका जो रैशनल है वो गलत है और ये प्रूव होता है बैंक नेशनलाइजेशन के केस से। तो साफ साफ बात हो गई कि A.K. गोपालन से सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सहमत नहीं है और अब कहीं ना कहीं जिसे कहा जाए अपना पल्ला छुड़ाते हुए नजर आ रही है। लेकिन जो दूसरा बड़ा लैंडमार्क डेवलपमेंट हुआ वो आया सन 1978 में और जजमेंट था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 597। मेनका गांधी में फैक्ट्स क्या थे, तथ्य क्या थे, बड़े संक्षिप्त में पहले आपको बताती हूँ। देखिए, सेक्शन 10(3) सब क्लॉज C ऑफ द पासपोर्ट एक्ट में पासपोर्ट अथॉरिटी के पास ये पावर था कि वो किसी भी व्यक्ति का पासपोर्ट इंपाउंड कर सकते हैं यदि उन्हें इसकी आवश्यकता महसूस होती है। और आवश्यकता किन ग्राउंड्स पे महसूस होती है? पहले कि ऐसा करना जो है वो भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिए जरूरी है, भारत की संप्रभुता के लिए आवश्यक है। दूसरा, भारत की सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है। तीसरा, कि भारत की किसी और फॉरेन देश के साथ रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए आवश्यक है। या चौथा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अब पासपोर्ट अथॉरिटी ने मेनका गांधी जी का पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया और रीजन दिया इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ना तो मेनका गांधी जी को कोई नोटिस दिया गया, ना उनकी कोई बात सुनी गई, उनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया गया। मेनका गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ should mean reasonable procedure established by law।
देखिए, आप मेरे से यदि मेरा पासपोर्ट ले लेते हैं तो एक तरह से आप मेरे ट्रैवल करने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप कर रहे हैं, और उसके लिए आप मुझे कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे हैं कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। तो ये पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत मेरा राइट टू ट्रैवल भी तो आता है, और ये आर्टिकल 19 में भी आता है। तो पहली बार मेनका गांधी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ए गोपालन को प्रैक्टिकली ओवरटर्न कर दिया और दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात, उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के 5th अमेंडमेंट के जैसे हमारे यहाँ शब्द ड्यू का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कैन नॉट बी आर्बिट्रेरी, इट हैज टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। आर्बिट्रेरी प्रोसीजर नहीं हो सकती कि जो लेजिस्लेचर का मन चाहे वो प्रोसीजर ले डाउन कर दे। हर प्रोसीजर को जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना ही पड़ेगा। और इसलिए इवन दो पासपोर्ट एक्ट में ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिसका पासपोर्ट आप इंपाउंड कर रहे हैं उनको आप एक्सप्लिसिट इसके लिए नोटिस दे, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड दे, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन इसे रीड इन किया जाएगा। इट विल बी एन इम्प्लाइड अजम्पशन यदि पासपोर्ट एक्ट के इस सेक्शन को वैलिड होना है तो। अच्छा, दूसरी बात, इसमें कोर्ट ने जो जजमेंट मेनका गांधी में मेजॉरिटी जजमेंट आया वो दिया गया था जस्टिस पीएन भगवती, और बेंच पे जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर भी थे। जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर भारत के, जिसे कहा जाए, लीगल गैलेक्सी के दो चमकते सितारे, जिन्होंने एक नहीं, मेनका गांधी के बाद एक बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स दिए जिससे आर्टिकल 21 को पूरा देखने का स्वरूप ही बदल गया, पूरे संविधान को समझने का दृष्टिकोण ही बदल गया। और उसकी शुरुआत हुई मेनका गांधी से। देखिए, पीएन भगवती जी ने एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति के शरीर के अलग अलग भागों को अलग अलग तौर पर नहीं देखा जा सकता, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरा सर, मेरा दिल, ये अलग अलग पार्ट नहीं है, ये सब मिलकर अपनी बंसल बनती है। उसी प्रकार से संविधान के अलग अलग भागों को साथ में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए एक सिंथेसाइज्ड रीडिंग बहुत जरूरी है। बहुत सारी अच्छी बातें मेनका गांधी में कही गई, बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है, और आपको समय मिले तो आप मेनका गांधी के जजमेंट को जरूर पढ़ें। लेकिन इसमें कोर्ट ने कहा कि देखिए, आर्टिकल 14, 19 और 21 जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये आइलैंड्स नहीं है, दे आर नॉट सेपरेट लिम्स, दे सपोर्ट ईच अदर, दे सस्टेन ईच अदर, दे स्ट्रेंथन ईच अदर। और इसके बाद ये हुआ कि इनकी कंजॉइंट रीडिंग से आर्टिकल 21 में एक तरह से नई जिंदगी आ गई, उसे देखने का एक नया एक्टिविस्ट नजरिया जो है वो आ गया। और इस प्रकार से आर्टिकल 21 मेनका गांधी की जजमेंट के बाद मैग्ना कार्टा बन गया, ना सिर्फ पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, लेकिन भारत में मानव अधिकार या ह्यूमन राइट्स के ज्यूरिस्प्रूडेंस का। अगली वीडियो में समझाऊंगी कि मेनका गांधी की जजमेंट के बाद का सफर कैसे रहा आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में, और क्या अलग अलग जजमेंट्स हैं जिन्हें आर्टिकल 21 में पढ़ दिया गया। जिस बात को तय करने में और जो सफर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया लगभग 28 से 30 साल में, ए गोपालन से लेकर मेनका गांधी तक, उसे मैंने लगभग 15 मिनट के वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी है। क्या ये बात आप तक पहुंच पाई? क्या आप समझ पा रहे हैं? ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? हमेशा की तरह जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिवक्ता अवनी बंसल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।